हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन टेक्निकल सिविल। चलिए हम लोग देख रहे थे कोडल प्रोविजन आपका यूनिट 2 में। ठीक है, पिछले क्लास में हम लोग को बताया था मिनिमम रिइंफोर्समेंट किसका बताया था, बीम का बता दिया था, कॉलम का बता दिया था, और बीम में आपका एक साइड फेस रिइंफोर्समेंट की बात कर लिए थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, और आज का भी जो पढ़ रहे हैं, यानी जितना ये यूनिट 2 में जो भी हम कोडल प्रोविजन बता रहे हैं, इसमें 70 से 80% क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चाहे आप सेमेस्टर का दे रहे हो, चाहे आप एसएससी जेई का दे रहे हो, कहीं पे भी आप क्वेश्चंस उठा के देखिए, आपको पता चल जाएगा कि जो पढ़ रहे हैं क्या चीज़ पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखिए इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे स्लैब के केस में। बीम का देख लिए, कॉलम का देख लिए, एक छत बच गया है, तो छत भी आपका स्ट्रक्चरल मेंबर है, तो कह रहे हैं स्लैब में मिनिमम रिइंफोर्समेंट कितना देंगे। ठीक है, ये आपका यूनिट 2 होगा और लेक्चर नंबर 5 होगा। अब आइए पहले पढ़ लेते हैं इसका क्या है। टॉपिक का नाम क्या है, मिनिमम रिइंफोर्समेंट इन स्लैब। मिनिमम रिइंफोर्समेंट इन स्लैब। सब लोग कॉपी पे भी इसको नोट करेंगे। ठीक है, सब लोग क्या करेंगे, अपना नोटबुक पे नोट करेंगे, क्लाउज नंबर सब लिखते जाएंगे, ताकि रिवीजन करते समय आपको सब एक एक चीज़ याद रहे। मिनिमम रिइंफोर्समेंट इन स्लैब, मिनिमम रिइंफोर्समेंट इन स्लैब की बात कर रहा है। ठीक है, मिनिमम रिइंफोर्समेंट इन स्लैब। अब देखिए ये क्या कह रहा है कि मिनिमम रिइंफोर्समेंट कह रहा है द माइल्ड स्टील रिइंफोर्समेंट इन आइदर डायरेक्शन इन स्लैब शेल नॉट बी लेस देन 0.15% ऑफ टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया। 0.15% ऑफ टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया। हाउएवर दिस वैल्यू कैन बी रिड्यूस्ड बाय 0.12% व्हेन हाई स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार और बेल्डेड वायर फैब्रिक आर यूज्ड। यानी ये क्या कह रहा है, आपका कह रहा है कि जैसे आप स्लैब का अगर डिजाइन कर रहे हैं, ये आपका स्लैब है। ठीक है, जैसे ये मान लिया जाए ये आपका एक स्लैब। ठीक है, ये आपका क्या है, स्लैब है ना, ये आपका स्लैब है। इसको ऐसे समझिए, टॉप व्यू है ना, इस तरह से। ये जो आपका स्लैब है, तो इस स्लैब में कह रहा है कि अगर आप स्टील यूज कर रहे हैं, कौन सा, माइल्ड स्टील। कौन सा स्टील यूज कर रहे हैं, माइल्ड स्टील। तो इस स्लैब का जितना भी आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ठीक है, ये स्लैब का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये स्लैब का ये जो आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ठीक है, तो ये स्लैब का जो आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये वाला पोर्शन होगा। ठीक है, ये स्लैब का जो आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, उस क्रॉस सेक्शनल एरिया का कितना परसेंट स्टील डालेंगे, 0.15%। कितना देंगे, 0.15%। अगर माइल्ड स्टील के जगह अगर हम लोग HYSD बार यूज कर रहे हैं, ठीक है, HYSD बार यूज कर रहे हैं, तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये 0.15 घट करके 0.12% हो जाएगा। 0.15 घट करके आपका 0.12% हो जाएगा। अब आइए माइल्ड स्टील और HYSD बार ये क्या होता है। ये जो स्टील आप देख रहे होंगे ना, एक इस तरह का आता है मार्केट में, प्लेन बार, जिसको हम लोग माइल्ड स्टील बोलते हैं। दूसरा जो स्टील आता है मार्केट में, अभी देखिएगा आजकल इस तरह का स्टील आता है। ठीक है, ये जो स्टील है ना, इस स्टील में देखिएगा आपका इस तरह से रिव किया हुआ रहता है, देखते होंगे इस तरह से। ये जो बार होता है, इस बार को हम लोग क्या बोलते हैं, HYSD बार। अगर ये बार आप यूज कर रहे हैं ना, अगर ये वाला प्लेन यूज कीजिएगा तो आपको 0.15% स्टील आपको देना पड़ेगा स्लैब में मिनिमम, और ये बार यूज कीजिएगा तो 1.5 की जगह कितना, 0.12% यूज करेंगे। यही कह रहा है आपका पहला प्रोविजन। दूसरा प्रोविजन कह रहा है कि मैक्सिमम डायमीटर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि द डायमीटर ऑफ रिइंफोर्सिंग बार shall not exceed 1/8 of the total thickness of slab। 1/8 of the total thickness of slab। अब ये जो स्लैब का थिकनेस है T, ठीक है, तो इसमें कह रहा है अगर स्लैब का थिकनेस आपका T है, तो इसमें जो हम लोग बार देंगे, इसमें जो हम लोग लोहा बिछाएंगे, वो लोहा का साइज कितना रखेंगे। जैसे मान लिया जाए इस तरह से ये लोहा बिछाते हैं ना हम लोग, ये एक्स में लॉन्गिट्यूडनल होता है, डिस्ट्रीब्यूशन बार होता है, मेन बार होता है, ये सब एक एक करके आपको हम जब स्लैब का डिजाइन ही पूरा ऐसे ही पढ़ेंगे तो वह तो बताएंगे। ये समझिए,
कह रहा है यहाँ पे कि द डायमीटर ऑफ रिइंफोर्सिंग बार सेल नॉट एक्सीड, इसमें ये जो डाया लेंगे, ये स्टील का डायमीटर, वो एक्सीड नहीं करना चाहिए। कितना आपका? तो थिकनेस बटे 8, थिकनेस बटे 8, नॉट एक्सीड 1/8। 1/8 कहने का मतलब 1/8 ऑफ द टोटल थिकनेस ऑफ स्लैब, यानी टी क्या है? थिकनेस ऑफ स्लैब, टोटल थिकनेस ऑफ स्लैब, ऐसा नहीं कि इफेक्टिव, टोटल थिकनेस ऑफ स्लैब। अब बटे 8 क्या है? भाग दे देंगे। जैसे मान ले जाए इस छत का थिकनेस हम लोग 150 mm ले लिए, 150, तो अब क्या करेंगे? 150 अब भागा क्या कर देंगे? 8। कितना हो जाएगा? 8 एकम 8, यहाँ पे 7 है ना, 70 बच गया, 8 8 64, 8 9 72, 8 8 64, 18 हो गया ना। यानी अगर इतना ज़्यादा थिकनेस ले रहे हैं तो आपको इससे ज़्यादा नहीं एक्सीड करना है। L/8 से क्या है? इससे ज़्यादा नहीं देना है। जैसे 18 mm आ रहा है ना, तो 18 mm से कभी भी ज़्यादा नहीं यूज कीजिए, हमेशा उससे कम साइज का यूज कीजिए। जैसे मान ले जाए अगर स्लैब का थिकनेस हम लोग 120 ले रहे हैं, अब इसमें अगर 8 से भाग देंगे तो 8 इकाई 8, यहाँ पे बच गया 4, 40, 8 तिहाई 24, 8 चौक 32, 8 8 8 16 24, 8 32, 8 5 40, 8 5 40, ठीक है। 15 mm, तो ये 15 mm क्या कह रहा है? मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम कह रहा है। कभी भी इससे ज़्यादा नहीं देना है, हमेशा क्या करना है? उससे कम साइज के डायमीटर ऑफ स्टील को क्या करना है? यूज करना है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये हमेशा एग्जाम में पूछ देता है। कहीं इंटरव्यू देने जाइएगा आपसे पूछ देगा कि जो स्लैब है उस स्लैब में जो रिइंफोर्समेंट देंगे उसका डायमीटर किससे ज़्यादा नहीं देना है, किससे ज़्यादा नहीं देना है। तो उसके डायमीटर का जो रिइंफोर्समेंट लेंगे उसके डायमीटर का क्या कंडीशन है? तो क्या बोलिएगा कि 1/8 ऑफ द टोटल थिकनेस ऑफ स्लैब से हमेशा कम लेंगे, ठीक है। द डायमीटर ऑफ रिइंफोर्सिंग बार सेल नॉट एक्सीड, यानी उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी उससे हमेशा क्या? कम लेना है। तो सेल नॉट एक्सीड 1/8 ऑफ द टोटल थिकनेस ऑफ स्लैब, टोटल थिकनेस ऑफ स्लैब। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग पढ़े स्लैब का। ये तो छोटा टॉपिक है और एक बार में याद हो जाएगा। क्या क्या सीखे? तो जो स्लैब है उस स्लैब में मिनिमम कितना देंगे रिइंफोर्समेंट? तो 0.15% ऑफ किसका? टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ स्लैब का। कब? जब माइल्ड स्टील यूज कर रहे हैं। तो वही अगर HYSD बार यूज करेंगे तो 0.15 की जगह क्या हो जाएगा? 0.12 हो जाएगा, ठीक है। और स्लैब में जो हम लोग रिइंफोर्समेंट दे रहे हैं उसका डायमीटर कितना से एक्सीड नहीं करना चाहिए? तो नॉट एक्सीड 1/8 ऑफ द टोटल थिकनेस ऑफ स्लैब, यानी 1/8 ऑफ द टोटल थिकनेस ऑफ स्लैब। तो ये हो गया आपका स्लैब का। तो पिछले क्लास में बीम देख लिए थे, कॉलम देख लिए, एक स्लैब है, ये स्लैब देख लिए। इसके बाद आइए आपका एक टॉपिक है आपका इफेक्टिव स्पैन, कि ये सर इफेक्टिव स्पैन क्या होता है, ठीक है। अब हम लोग बात कर रहे हैं किस चीज़ का? इफेक्टिव स्पैन का। अब बात करते हैं कि सर ये जो इफेक्टिव स्पैन है, ये इफेक्टिव स्पैन क्या होता है, ठीक है। आज हम लोग बात करने वाले हैं इफेक्टिव स्पैन का। EFFECTIV, इफेक्टिव स्पैन, ठीक है। इफेक्टिव स्पैन। अब देखिए इफेक्टिव स्पैन क्या होता है, ठीक है। जैसे मान लिया जाए हम ये बीम ले रहे हैं, ये बीम ले रहे हैं, ठीक है, ये बीम ले रहे हैं, इस तरह से कुछ सपोर्ट दिए है ना, इस तरह से ये कुछ सपोर्ट दे दिए, ये क्या है आपका? कुछ सपोर्ट है, ठीक है। ये आपका क्या है? सपोर्ट है। मान लीजिए ये कॉलम पे इस तरह से बीम को रख दिए हैं, ये आपका क्या है? सपोर्ट है। ये आपका क्या है? सपोर्ट है। ये आपका क्या है? सपोर्ट है। तो कह रहा है कि जो इफेक्टिव स्पैन होगा, आप तो देख रहे होंगे तो बोल रहे हैं कि बीम का लंबाई तो ये होगा सर, बीम का लेंथ ये होगा, ठीक है। लेकिन इफेक्टिव स्पैन क्या है? यानी कितना लेंथ तक के स्पैन को लोड, जो इस पर एक्सटर्नल लोड लग रहा है, ये लोड अफेक्ट डालेगा, ठीक है। अब आप फील्ड को देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका लेंथ है, तो आपको लग रहा है कि यहाँ पे जो लोड आ रहा है ये तो तुरंत रेसिस्ट कर देगा, वो ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालेगा।
तो वही कह रहा है कि कितना इसका पे जो लोड आ रहा है एक्सटर्नल लोडेड, उस लोड के कारण इस बीम का कितना लेंथ अफेक्टेड होगा, वही लेंथ क्या कहलाता है, इफेक्टिव लेंथ कहलाता है। तो कितना लेंथ अफेक्ट होगा तो वो डिपेंड करता है आपका ये सपोर्ट का कंडीशंस कैसा है, ये जो सपोर्ट आप प्रोवाइड कर रहे हैं ना, इस सपोर्ट का कंडीशंस कैसा है। तो ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है, इफेक्टिव स्पैन कहाँ पे जाएंगे, क्लाउज नंबर 22.2 पे। कहाँ पे चलेंगे बाबू, 22.2 में कह रहा है अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड द इफेक्टिव स्पैन ऑफ ए मेंबर शैल बी एज फॉलोज। अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड द इफेक्टिव स्पैन ऑफ ए मेंबर शैल बी एज फॉलोज। पहला कह रहा है सिंपली सपोर्टेड बीम और स्लैब। सिंपली सपोर्टेड बीम और स्लैब, ये जो हमने आपका पिक्चर बनाया है, ये पिक्चर आपका क्या है, तो सिंपली सपोर्टेड बीम का है। ठीक है, तो सिंपली सपोर्टेड बीम हो या तो स्लैब हो, उस केस में क्या कर रहा है कि द इफेक्टिव स्पैन ऑफ ए मेंबर दैट इज नॉट बिल्ट इंटीग्रली विथ इट्स सपोर्ट शैल बी टेकन एज क्लियर स्पैन प्लस द इफेक्टिव डेप्थ ऑफ स्लैब और बीम और सेंटर टू सेंटर ऑफ सपोर्ट विच एवर इज लेस। ये क्या कर रहा है, अच्छा क्लियर डिस्टेंस क्या होगा, तो क्लियर मतलब क्या होता है, वो दोनों के बीच कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं हो, उसको हम लोग क्लियर बोलते हैं। तो ये जो बीम है, तो इस बीम का देख रहे होंगे आप, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक कोई ऑब्स्ट्रक्शंस नहीं है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोल देंगे, एक सेकेंड, इसको हम लोग क्या बोल देंगे, इसको हम लोग बोल देंगे सी डी। सी डी मतलब क्या चीज़, क्लियर डिस्टेंस। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, सी डी यानी क्लियर डिस्टेंस, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या हो गया आपका क्लियर डिस्टेंस हो गया, सी डी हो गया। ठीक है, अब केस क्या कर रहा है, 3 केस कर रहा है। पहला केस क्या कर रहा है कि इफेक्टिव, पहला केस क्या कर रहा है, मेंबर दैट नॉट बिल्ट इंटीग्रली विथ इट्स सपोर्ट शैल बी टेकन एज क्लियर स्पैन। क्लियर स्पैन देखिए, जो केस कर रहा है उसको लिखिए यहाँ पे, क्लियर स्पैन यानी सी एस लिख देते हैं क्लियर स्पैन, या तो सी डी लिखिए क्लियर डिस्टेंस, इसी को हम लोग क्लियर स्पैन लिख देते हैं। क्लियर स्पैन प्लस मतलब इसमें जोड़ना है, क्लियर स्पैन प्लस द इफेक्टिव डेप्थ ऑफ स्लैब। इफेक्टिव डेप्थ ऑफ स्लैब क्या, जैसे मान लीजिए यहाँ पे इस तरह से रिइंफोर्समेंट बिछा हुआ है, तो यहाँ से यहाँ जो डेप्थ होगा, इस डेप्थ को क्या बोलेंगे, इफेक्टिव डेप्थ। इफेक्टिव डेप्थ को स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। इफेक्टिव डेप्थ ऑफ स्लैब या तो बीम, दोनों ले रहे हैं, और मतलब या तो दूसरा केस, और में क्या कर रहा है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ सपोर्ट। अब ये जो सपोर्ट है आपका, इस सपोर्ट का सेंटर यहाँ होगा, इस सपोर्ट का सेंटर यहाँ होगा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच का जो डिस्टेंस होगा, यानी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ किसका, सपोर्ट। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ किसका, सपोर्ट का विच एवर इज लेस। इसमें क्या कर रहा है, विच एवर इज लेस, यानी ये दोनों में सबसे छोटा कौन होगा। अब इसको एग्जाम्पल से ऐसे समझिए कि कैसे निकालेंगे, ये तो कंसेप्ट समझ गए। अगर आपसे कोई पूछ दे कि बीम अगर आपका सिंपली सपोर्टेड है और उसका हम लोग लेंथ निकालना चाहेंगे, इफेक्टिव स्पैन का लेंथ, तो इफेक्टिव स्पैन का लेंथ कितना होगा, तो पहला होगा कि ये जो बीम का लेंथ है उसका क्लियर डेप्थ कितना है, अब प्लस इसका इफेक्टिव डेप्थ का लेंथ कितना है। जैसे ये मान लिया जाए, ये जो मेरा बीम है, इस बीम का हम लोग मान लेते हैं इसका सपोर्ट ये मेरा 300 mm दे रहे हैं, इसका 300 mm दे रहे हैं। ठीक है, इसका मान लेते हैं बीम का क्लियर डिस्टेंस 5 मीटर है। एग्जाम्पल के तौर पे इसको हम लोग मान लेते हैं, बीम का जो आपका क्लियर डिस्टेंस है ये आपका 5 मीटर है। ठीक है, ये आपका 5 मीटर है, इधर 300 mm सपोर्ट है, इधर 300 mm सपोर्ट है। इसका बीम का जो इफेक्टिव डेप्थ है, इसके इफेक्टिव डेप्थ को हम लोग मान लेते हैं 250 mm है। ठीक है, टोटल बीम का डेप्थ मान लेते हैं 300 है। तो पहला केस देखिए क्या बनेगा, पहला जो केस आपका बनेगा, पहला केस क्या बनेगा, क्लियर डिस्टेंस। क्लियर डिस्टेंस कितना है, 5 मीटर, प्लस क्या चीज़, प्लस क्या कर रहा है, इफेक्टिव डेप्थ। इफेक्टिव डेप्थ कितना है, 250 मीटर, mm में है तो 0.250 मीटर में अगर कन्वर्ट करना है तो 5.250 मीटर हो गया। एक ये केस। दूसरा केस क्या बनेगा, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ सपोर्ट।
तो टोटल क्लियर डिस्टेंस 5 है, प्लस सेंटर क्या हो जाएगा, अगर ये 300 mm है तो 300 का आधा कितना, इधर से 150, 150 मतलब 0.150, अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे, इधर भी 300 है तो इसका सेंटर कितना, प्लस 0.150। अब इसको जोड़ देंगे तो ये 5 पॉइंट कितना हो जाएगा, 150, 150, 300 यानी 5.30 मीटर। एक ये केस हो गया 5.30 मीटर और दूसरा गया 5.20 मीटर। तो कौन सा वैल्यू लेंगे, तो विच एवर इज लेस, यानी ये दोनों में जो सबसे छोटा हो, तो कौन सा 5.20 मीटर। तो यहाँ पे इफेक्टिव स्पैन का लेंथ क्या हो जाएगा, 5.20 मीटर। क्लियर हो गया, इसका कितना हो जाएगा 5.20 मीटर। इफेक्टिव लेंथ का क्या हो जाएगा वैल्यू, 5.20 मीटर। किसके अनुसार, तो अगर बीम आपका सिंपली सपोर्टेड है तब कह रहा है। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब आइए एक एक क्लाउज को समझते जाइए, IS कोड को, बहुत मजा आएगा पढ़ने। दूसरा में क्या है आपका, कंटिन्यूस बीम और स्लैब। ये तो हो गया सिंपली सपोर्टेड रहेगा। तो दूसरा क्या कर रहा है, कंटिन्यूस बीम और स्लैब कह रहा है इन द केस ऑफ कंटिन्यूस बीम और स्लैब इफ द विड्थ ऑफ द सपोर्ट इज लेस देन 1/12 ऑफ द क्लियर स्पैन। यानी आपका जो सपोर्ट का विड्थ है वो 1/12 है। देखिए फिर से समझिए अच्छा से, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 5 बार पढ़िए, समझ में आएगा। कंटिन्यूस बीम और स्लैब, यानी ये क्या क्या बात कर रहा है, कंटिन्यूस बीम का और स्लैब का बात कर रहा है। इन केस ऑफ कंटिन्यूस बीम और स्लैब इफ द विड्थ ऑफ सपोर्ट इज लेस देन 1/12 ऑफ क्लियर स्पैन द इफेक्टिव स्पैन शेल बी एज 22.2a। यानी ये कह रहा है, इसके अनुसार हो जाएगा। इफ द सपोर्ट ऑफ विड्थ इज वाइडर देन, ज़्यादा चौड़ा है, 1/12 ऑफ द क्लियर स्पैन और 600 mm, विच एवर इज लेस द इफेक्टिव स्पैन शेल बी टेकन एज अंडर। इस तरह से, ठीक है, इफेक्टिव स्पैन आपका इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। फॉर इंड स्पैन विथ वन इन फिक्स्ड एंड अदर इन, ये 3 केस दिया हुआ है, तीनों केस कह रहा है कि हम देखिए आपको समझा देते हैं। कह रहा है, ये तो सिंपली सपोर्टेड केस में आ गया। वही कह रहा है कि अगर आपका ये कंटिन्यूस हो, ठीक है, चलिए यहीं पे रखते हैं। चलिए देखिए, अगर आपका ये कंटिन्यूस हो जाए, अगर आपका ये कंटिन्यूस हो जाए तो कह रहा है जब बीम आपका कंटिन्यूस हो और ये जो सपोर्ट है ना, इस सपोर्ट का जो विड्थ है वो 1/12 हो, 1/12 कह रहा है ना। इफ़ द सपोर्ट आर वाइडर देन 1/12 ऑफ क्लियर स्पैन। क्लियर स्पैन कहने का मतलब क्या चाहिए, ये स्पैन, ये जो क्लियर स्पैन है ना, इस क्लियर स्पैन का 1/12 से ज़्यादा हो, तो क्लियर स्पैन बाई 1/12। तो यहाँ पे देखिए क्लियर स्पैन आपका अभी जो एग्जांपल से माना है कितना, 5 मीटर। 5 मीटर का मतलब 5000 mm। अब भागा 12 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 × 48, अब 20, 12 का है 12, यहाँ पे कितना 8 80, 62 84, 417 mm सबसे कुछ हो रहा है। और यहाँ पे हम सपोर्ट कितना दिए हैं, 300 mm। सपोर्ट का विड्थ क्या है, 300 mm। तो वही कह रहा है कि अगर जो आपका सपोर्ट है उसका विड्थ, ये आपका जो क्लियर स्पैन बाई 12 है, उससे अगर कम है तब तो जैसे इसका निकाले हैं उसी तरह निकाल लीजिए। अगर उससे ज़्यादा है तब आपको क्या करना पड़ेगा, या तो ये जो सपोर्ट का विड्थ ये है, एक वो केस, और दूसरा क्या हो 600 mm, दूसरा क्या हो 600 mm। ये दोनों में जो कम हो उसके अनुसार फिर आपको इधर केस पे आना पड़ेगा। उसके अनुसार क्या करना पड़ेगा आपको ये तीनों जो केस है इस तीनों केस पे आना पड़ेगा। तो पहला केस क्या कर रहा है, फॉर इंड स्पैन विथ वन इन फिक्स्ड एंड द अदर इज कंटिन्यूअस फॉर इंटरमीडिएट स्पैन द इफेक्टिव स्पैन शेल बी क्लियर स्पैन बिटवीन सपोर्ट। यानी ऐसा केस है तो क्लियर स्पैन जो सपोर्ट का है वही आपका इफेक्टिव स्पैन हो जाएगा। फॉर इंड स्पैन विथ वन इन फ्री एंड अदर इन कंटिन्यूअस द इफेक्टिव, ये 3 केस दिया हुआ है कि किस केस में कैसा क्या होगा। आपको मेन जो याद रखना है, ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है। अब हम लोग बात करते हैं कि कैंटिलीवर में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैंटिलीवर की अगर बात करेंगे, कैंटिलीवर के केस में क्या होगा, ठीक है, इसको हम मिटाते हैं, रब करते हैं। तो अभी हम लोग देख लिए सिंपली सपोर्टेड का, और दूसरा क्या देख लिया है, कंटिन्यूअस का, ठीक है। एक सिंपली सपोर्टेड का देख लिया है और दूसरा कंटिन्यूअस का देख लिया है। दोनों आपका इंपॉर्टेंट है, उसमें ज़्यादा सबसे ज़्यादा सिंपली सपोर्टेड वाला, ठीक है, क्योंकि हम लोग पहले बीम का डिजाइन करेंगे तो सिंपली सपोर्टेड से ही करना शुरू करेंगे। और एक कैंटिलीवर का, कैंटिलीवर का देखिए क्या कर रहा है,
द इफेक्टिव लेंथ ऑफ कैंटिलीवर शेल बी टेकन एज इट्स लेंथ ऑफ द फेस ऑफ द सपोर्ट प्लस हाफ द इफेक्टिव डेप्थ, ठीक है, एक्सेप्ट वेयर इट फॉर्म्स द एंड ऑफ कंटिन्यूअस बीम वेयर द लेंथ ऑफ द सेंटर ऑफ द टेकन। देखिए ये कह रहा है कि बीम आपका अगर कैंटिलीवर है, बीम आपका अगर कैंटिलीवर है तो इस तरह से कुछ रहेगा। कैंटिलीवर बीम मतलब क्या है, एक एंड फिक्स और दूसरा एंड फ्री, है ना। कह रहा है द इफेक्टिव लेंथ ऑफ कैंटिलीवर बीम शेल बी टेकन एज लेंथ ऑफ द फेस ऑफ द सपोर्ट, यानी सपोर्ट्स के जो फेस से लेंथ है ये लेंथ है, ठीक है, ये लेंथ अब प्लस क्या कर रहा है, लेंथ ऑफ द फेस ऑफ द सपोर्ट प्लस हाफ द इफेक्टिव डेप्थ, हाफ द इफेक्टिव डेप्थ यानी ये जो इफेक्टिव डेप्थ है आपका इसका डी है तो इसका कितना होगा L प्लस डी बाई टू, हाफ द इफेक्टिव डेप्थ, हाफ द इफेक्टिव डेप्थ एक्सेप्ट वेयर इट फॉर्म्स द एंड ऑफ कंटिन्यूअस बीम वेयर द लेंथ ऑफ सेंटर टू लेंथ टू द सेंटर ऑफ सपोर्ट शेल बी टेकन। कह रहा है अगर ये कंटिन्यूअस रहता तो सेंटर से ले लेते, लेकिन कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है, कैंटिलीवर में विदाउट कंटिन्यूअस है तो आपको L प्लस क्या चीज़ D बाई टू यानी क्लियर लेंथ बटे प्लस क्या कर देना है, जो इफेक्टिव डेप्थ है उसका हाफ ऐड कर देना है। तो ये लेंथ आपका हो जाएगा किसका, इफेक्टिव लेंथ कहलाएगा किसका, कैंटिलीवर का। लास्ट में फ्रेम के बारे में बोल रहा है कि अगर फ्रेम्ड है तो फ्रेम के केस में क्या लीजिएगा, तो फ्रेम में देखिए आपका बोल रहा है फ्रेम में कि इन द एनालिसिस ऑफ कंटिन्यूअस बीम सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस शेल बी यूज्ड, यानी फ्रेम्ड के केस में क्या लेंगे, तो फ्रेम्ड के केस में सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लेना है। फ्रेम्ड के केस में कितना लेना है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लेना है, ठीक है। अब आइए ये कह क्या रहा है समझिए, ठीक है। इफेक्टिव लेंथ की हम लोग बात कर रहे थे, तो इफेक्टिव लेंथ में हमने क्या देखा कि आपका अगर बीम आपका सिंपली सपोर्टेड हो तो इफेक्टिव लेंथ क्या होगा, क्लियर स्पैन यानी क्लियर डिस्टेंस प्लस इफेक्टिव डेप्थ, एक ये केस, दूसरा क्लियर ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन सपोर्ट, ये दोनों में जो कम होगा वही हो जाएगा। दूसरा हमने देखा अगर बीम आपका कंटिन्यूअस हो या तो स्लैब आपका कंटिन्यूअस हो तो उस केस में क्या करना है अगर आपका सपोर्ट का जो विड्थ है वो क्लियर स्पैन बटे 12, क्लियर स्पैन डिवाइडेड बाई 12 उससे अगर कम है तब तो ये ए की तरह बिहेव कर देगा जिस तरह से सिंपली सपोर्टेड का निकालना है। अगर उससे ज़्यादा है तो फिर आपको इस क्लाउज पे जाना पड़ेगा। अब वह कैंटिलीवर की बात करेंगे तो कैंटिलीवर में क्या हो गया, क्लियर डिस्टेंस अब प्लस इफेक्टिव डेप्थ बटे 2। और हम लोग बात करेंगे फ्रेम्स की, तो फ्रेम में क्या कर रहा है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लेते हैं। फ्रेम में कितना लेते हैं बाबू, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लेते हैं। तो ये हो गया आपका इफेक्टिव स्पैन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अब आइए हम लोग बात कर रहे हैं, ये जो आपका है इस टॉपिक का नाम क्या है, डिफ्लेक्शन कंट्रोल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है डिफ्लेक्शन कंट्रोल। जितना पढ़ाए हैं एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा, एक टॉपिक जिससे SSC में क्वेश्चंस नहीं आया होगा। ये जो टॉपिक है आपका डिफ्लेक्शन कंट्रोल का है, ठीक है। अब आइए डिफ्लेक्शन कंट्रोल होता क्या है, सबसे पहले डिफ्लेक्शंस की बात करेंगे। जैसे मान लीजिए ये बीम बना दिए, ठीक है, इस पर लोड लगा दिए, अपने सेफ साइड से ये क्या होगा, इस तरह से कुछ डिफ्लेक्ट करेगा, है ना, इस तरह से कुछ। तो यही जो होता है आपका चेंज इन पोजीशन, यही क्या कहलाता है, डिफ्लेक्शन। तो वही कह रहा है कि ये डिफ्लेक्शन कंट्रोल कैसे निकालते हैं, कितना होना चाहिए डिफ्लेक्शंस वगैरह, ये सब चीज़ आज हम लोग देखने वाले हैं इसमें। तो इसके लिए आप कहाँ जाएंगे, क्लाउज नंबर 23.2.1 में जाएंगे, क्लाउज नंबर 23.2.1 में जाएंगे, ठीक है। देखिए उससे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है 23.2 में जाइएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है द फाइनल डिफ्लेक्शन ड्यू टू ऑल लोड्स इंक्लूडिंग द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, क्रीप, श्रिंकेज एंड मेजर फ्रॉम द एज कास्ट ऑफ द सपोर्ट फ्लोर्स, roofs and other horizontal members should not normally exceed a span by 250। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा में कह रहा है द डिफ्लेक्शन इंक्लूडिंग द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, क्रीप, श्रिंकेज अकरिंग आफ्टर इरेक्शन। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आफ्टर इरेक्शन। सब लोग पढ़िए साथ में तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है आफ्टर इरेक्शन ऑफ पार्टीशन application of finishes should normally exceed a span by
शुड नॉट नॉर्मली एक्सीड स्पैन बाय 350 और 20 mm विच एवर इज लेस। पहला क्या कह रहा है कि आपका जो डिफ्लेक्शन कंट्रोल होगा, जैसे मान लीजिए ये बीम है, ठीक है, ये हम लोग बीम ले लिए, ये आपका सपोर्ट है। अब समझिए पहला कह रहा है कि इस बीम में जो है द फाइनल डिफ्लेक्शन, यानी इस बीम में टोटल फाइनल डिफ्लेक्शन कितना होगा ड्यू टू ऑल टाइप्स ऑफ इंक्लूडिंग लोड। इसमें जितने भी टाइप्स के लोड आ रहा है, डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड, अर्थक्वेक लोड, सारे लोड्स को, इम्पोज लोड, लाइव लोड, सब लोड को कंसीडर कर लिए। उस सारे लोड के कारण इसमें जो है आपका डिफ्लेक्शन वो कह रहा है सपोर्ट ऑफ द फ्लोर्स ऑफ द अदर मेंबर्स शुड नॉट नॉर्मली एक्सीड, यानी एक्सीड नहीं करना चाहिए। जो डिफ्लेक्शन आपका है, ये डिफ्लेक्शन आपका कितना, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। शुड नॉट एक्सीड कितना, स्पैन बटे कितना 250। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट एसएससी में पूछता है। स्पैन बाय 250, ये क्या हो गया, इसका स्पैन का लेंथ हो गया। जो हम लोग इफेक्टिव स्पैन कैलकुलेट करेंगे ना, वही इफेक्टिव स्पैन होगा। तो ये इफेक्टिव स्पैन बाय 250, यानी स्पैन बाय 250, इससे ज़्यादा डिफ्लेक्शंस आपका नहीं होना चाहिए, पहला केस। दूसरा केस में क्या कर रहा है, एक केस ये हो गया। दूसरा केस में आपका देखिए क्या कर रहा है, दूसरा देखिए इसमें क्या कर रहा है कि द डिफ्लेक्शन इंक्लूडिंग द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इसमें भी टेम्परेचर के इफेक्ट को लिया, क्रीप के इफेक्ट को लिया, श्रिंकेज के इफेक्ट को लिया है, लेकिन यहाँ पे लिख दिया आफ्टर इरेक्शन। आफ्टर इरेक्शन मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ का निर्माण करने के जस्ट बाद, यानी निर्माण करने के बाद, जैसे आपका स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है, जैसे इस तरह से समझिए, ये स्ट्रक्चर बना लिए, अभी जस्ट इरेक्ट हुआ है, अभी बन के तैयार हुआ है, और इस पे जो डिफरेंट टाइप्स के लोडिंग लग रहा है, उस लोडिंग के कारण इसमें जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा, ये जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा, ये आपका ज़्यादा नहीं होना चाहिए स्पैन बाय 350 से, स्पैन बाय 350 से, ठीक है। तो ये सब पॉइंट आपको एग्जाम में याद रखना है। क्या याद रखिएगा कि आपका जो टोटल डिफ्लेक्शंस होगा, फाइनल डिफ्लेक्शंस, ठीक है, अगर वो इरेक्शन टर्म लिख दे और जस्ट आफ्टर इरेक्शन, तो स्पैन बाय 350। अगर इरेक्शन नहीं लिखा हुआ है, यानी तुरंत अभी नहीं बना स्ट्रक्चर, वो पुराना स्ट्रक्चर है, बहुत दिन से है, तो उसमें आपका क्या होगा स्पैन बाय 250। इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और इसमें इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये हम लोग देख लिए 2 पॉइंट। अब बात करते हैं यहाँ पे, देखिए उसके बाद आपका कह रहा है द वर्टिकल डिफ्लेक्शन। देखिए उसके बाद आपका क्या कह रहा है यहाँ पे, यहाँ कह रहा है कि द वर्टिकल डिफ्लेक्शन limits may generally be assumed to be satisfied provided to the span to depth ratio are not greater than the value of 10। कह रहा है ना कि ये जो आपका है स्पैन टू डेप्थ रेशियो, स्पैन बटे डेप्थ का रेशियो, ये आपका ज़्यादा नहीं होना चाहिए। स्पैन मतलब ये हो गया, और डेप्थ मतलब इसका ये जो बीम का डेप्थ होगा। तो स्पैन बाय डेप्थ रेशियो ये 7 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, है ना। वैल्यू कह रहा है ना ऑफ 10 एच बी है, कह रहा है बेसिक वैल्यूज इफेक्टिव डेप्थ स्पैन रेशियो अप टू कितना 10 मीटर, अप टू 10 मीटर, यानी अगर स्पैन का लेंथ कितना है 10 मीटर तक, कहाँ तक, अप टू है 10 मीटर तक है, तो कैंटिलीवर के केस में कितना लेंगे 7। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है। कैंटिलीवर के केस में कितना लेंगे 7। अब वही आपका क्या है सिंपली सपोर्टेड है, कितना 7-20। अब वही अगर आपका कंटिन्यूस है तो उसमें कितना लेंगे 26। अगर कंटिन्यूस के केस में है तो कितना ले लेंगे 26। ये हो गया कैंटिलीवर, ये क्या हो गया सिंपली सपोर्टेड, ये सिंपली सपोर्टेड हो गया, और ये आपका क्या हो गया कंटिन्यूस, ये क्या हो गया कंटिन्यूस। कब, जब स्पैन का लेंथ आपका 10 मीटर तक हो। अगर स्पैन का लेंथ आपका 10 मीटर से ज़्यादा हो जाए तब क्या हो कीजिएगा, यहाँ देखिए लिखा हुआ है, यहाँ देखिए आपका लिखा हुआ है कि फॉर स्पैन एबव 10 मीटर द वैल्यू ए मे बी मल्टीप्लाइड बाय 10 बाय स्पैन। अगर ये जो स्पैन है, इस स्पैन का लेंथ अगर आपका 10 मीटर तक है तब तो ये 7, 20, 26 लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर लेंथ आपका 10 मीटर से क्या हो जाए ज़्यादा हो जाए स्पैन का, तो इसके वैल्यू में मल्टीप्लाई कर देंगे कितना से, तो 10 बाय स्पैन से। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कि कितना वैल्यू से मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो 10 बाय स्पैन से मीटर में, 10 बाय स्पैन इन मीटर्स, एक्सेप्ट फॉर कैंटिलीवर, किसको छोड़ करके कैंटिलीवर को छोड़ करके, यानी ये जो कैंटिलीवर वाला केस है इसमें नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, आप इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिएगा स्पैन बाय 10 बाय स्पैन ना, किससे
10/स्पैन से, और आप इसमें भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं 10/स्पैन में, लेकिन कैंटिलीवर के केस में नहीं करना है। कब? जब स्पैन का लेंथ 10 मीटर से ज़्यादा हो तब भी। यानी कैंटिलीवर अगर है, अगर बीम का लेंथ 10 मीटर भी है, 10 मीटर से ज़्यादा भी है, तो स्पैन बाय डेप्थ रेशियो कितना लेंगे? 7। सिंपली सपोर्टेड में कितना लेंगे? अगर 10 मीटर तक स्पैन का लेंथ है तो स्पैन बाय डेप्थ का रेशियो कितना होता है? 20। कंटिन्यूस में कितना लेंगे? तो अगर बीम, कंटिन्यूस बीम का लेंथ अगर 10 मीटर तक है तो स्पैन बाय डेप्थ रेशियो कितना लेंगे? 26। अगर 10 मीटर से लेंथ आपका ज़्यादा बढ़ रहा है तो उस केस में क्या करेंगे? स्पैन 10/स्पैन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किसको? कैंटिलीवर को छोड़ के। तो किस में मल्टीप्लाई करेंगे? सिंपली सपोर्टेड और कंटिन्यूस में। ठीक है, वही कर रहा है। उसके बाद देखिए क्या कर रहा है इसमें। उसके बाद कह रहा है कि डिपेंडिंग ऑन द एरिया एंड द स्ट्रेसेस ऑफ स्टील for tension reinforcement the value of A और B भी multiplying by the इतना depending on the area of compression reinforcement the value of span to depth ratio further modified with the modification factor। कह रहा है कि टेंशन के लिए अलग लेते हैं, कंप्रेशन के लिए अलग लेते हैं, एक मॉडिफिकेशन फैक्टर निकालना पड़ता है। वो मॉडिफिकेशन फैक्टर्स के वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करते हैं वो आइए बताते हैं। अभी सिर्फ हम लोग क्या लेख सीखे कि डिफ्लेक्शन कंट्रोल में कि सारे टाइप्स के लोड को ले लीजिए, इफेक्ट को, क्या चीज़, क्रीप के इफेक्ट को ले लीजिए, टेम्परेचर के इफेक्ट को ले लीजिए, सब सारे लोड्स को कंसीडर करने के बाद आपका जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है वो स्पैन बाय 250 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन आफ्टर इरेक्शन है तो वो स्पैन बाय 350 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखें कि स्पैन बाय डेप्थ का जो रेशियो है वो कैंटिलीवर के केस में क्या होता है? मैक्सिमम डिफ्लेक्शन के लिए 7 और कंटिन्यूस में सिंपली सपोर्टेड में 20 और कंटिन्यूस में कितना? 26। 7, 20, 26। 7 सिंपली सपोर्टेड के लिए, 20 आपका 7 कैंटिलीवर के लिए, 20 आपका सिंपली सपोर्टेड के लिए और आपका 26 क्या है? कंटिन्यूस के लिए। अगर स्पैन का लेंथ आपका 10 मीटर से ज़्यादा हो जाए तो उसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10/स्पैन से, 10/स्पैन से। किस में? कैंटिलीवर को छोड़ करके। ठीक है, अब देखिए उसके बाद कह रहा है कि डिपेंडिंग ऑन द एरिया ऑफ द स्ट्रेस, यानी ये डिपेंड करता है कि आपका स्ट्रेसेस का एरिया क्या है, उस पर भी डिफ्लेक्शन डिपेंड करता है। तो उसके लिए हम लोग कुछ करते हैं और इसमें जो वैल्यू है ना, इसमें भी मल्टीप्लाई करते हैं, आपका स्ट्रेसेस पे डिपेंड करता है। तो उसके लिए आपको मॉडिफिकेशन फैक्टर निकालना पड़ता है। उस मॉडिफिकेशन फैक्टर के लिए आप यहाँ पर जाइएगा। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा मॉडिफिकेशन फैक्टर। पहले देखिए क्या है? परसेंटेज ऑफ टेंशन रिइंफोर्समेंट। यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, क्या है? Fs = 0.5 एट Fy एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल स्टील रिक्वायर्ड, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल स्टील प्रोवाइडेड। ये मॉडिफिकेशन फैक्टर किसके लिए है? टेंशन रिइंफोर्समेंट के लिए। ये मॉडिफिकेशन फैक्टर किसके लिए? आपका कंप्रेशन रिइंफोर्समेंट के लिए। अभी सिर्फ समझ जाइए कि कैसे अप्लाई करेंगे। तो पहले आपको क्या निकालना पड़ता है? Fs निकालना पड़ता है। Fs का वैल्यू कितना होता है? 0.5 एट, ये भी फॉर्मूला पूछ देता है, इंटू क्या चीज़? Fy क्या है? ग्रेड ऑफ स्टील। आपको एरिया ऑफ स्टील कितना रिक्वायरमेंट है और एरिया ऑफ स्टील आप कितना प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमको 220 कैलकुलेट करके लाए, 220.57, इतना एरिया ज़रूरत है। आप इसको एक राउंड फिगर में 250 दे दिए तो एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड कितना हो गया? 220, प्रोवाइड कितना हो गया? 250। अगर दोनों आप सेम उतना ही मात्रा में दे रहे हैं, जब एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड और प्रोवाइड दोनों सेम हो जाए तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा? 0.58 इंटू किसके बराबर? Fy के बराबर। अगर हम लोग Fy यूज कर रहे हैं, मान लिया जाए ये जो Fy यूज कर रहे हैं ये Fe415 यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो आपका 0.58 गुना क्या चीज़? 415 कर दीजिएगा तो ये वैल्यू किसका आ जाएगा? Fs का। अब ये जो Fs का वैल्यू आया कितना, अगर हम मल्टीप्लाई कर दिए हैं कितना में जी? 0.58 में 415 से कितना हो जाएगा? 0.58 गुना 415, 240 पॉइंट समथिंग आ रहा है। ये लगभग आ रहा है 240। अब देखिए 240 वाला ग्राफ देखेंगे, 240 वाला ग्राफ है यहाँ पे। यहाँ अगर देखा जाए तो देखिए ये आपका 240 वाला ग्राफ है। ये देखिए दिख रहा है, ये ग्राफ आपका 240 वाला है। ठीक है, अब 240 वाला ग्राफ हो गया। कितना परसेंटेज ऑफ टेंशन रिइंफोर्समेंट दिए हैं? अब ये होगा ना कि कितना परसेंट है आपका, उस परसेंट जैसे मान लीजिए 1.6 है तो 1.6 वाला सामने जाएंगे ये, और इसके सामने आएंगे हम लोग यहाँ पे। यानी यहाँ पे जो वैल्यू होगा ये 4 है, ये 8 है, ये 12 है, यानी 8 के बाद यहाँ पे क्या होगा? 1 होगा। ये 1.0 यानी 8 और 1 के बीच है, यानी ये वैल्यू कितना होगा? 0.9। ये मॉडिफिकेशन फैक्टर हो गया। अब इतना सा आपको फिर उसमें क्या करना पड़ेगा? जो स्पैन बाय डेप्थ रेशियो था कितना? 7
20, 26 उसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, टेंशन रिइंफोर्समेंट के अनुसार और दूसरा कंप्रेशन रिइंफोर्समेंट के अनुसार। तो इसीलिए एक को हम लोग मान लेते हैं क्या चीज़, फाइनल जो मॉडिफिकेशन फैक्टर निकालते हैं ना, तो उसी में मल्टीप्लाई करते हैं, इतना स्पैन बाय डेप्थ रेशियो बराबर क्या चीज़, इतना K1 इंटू K2। ये जो वैल्यू निकालते हैं ये K1 का हो गया, कंप्रेशन के लिए जो निकालते हैं इसको हम लोग K2 मान लेते हैं, और K1 K2 मान करके आज डायरेक्ट मॉडिफिकेशन फैक्टर निकाल करके फिर उसको मल्टीप्लाई करके तब निकाल करके कैलकुलेट करते हैं। तो ये भी एक मेथड है। अभी तो कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए क्योंकि इसका एप्लीकेशन जब तक नहीं बताएंगे तब तक समझ में नहीं आएगा जब न्यूमेरिकल्स करवाएंगे। अभी सिर्फ ये समझ गए ना कि कितना कितना होता है ये, ठीक है। इसके लिए कुछ मॉडिफिकेशन फैक्टर निकालते हैं, वो मॉडिफिकेशन फैक्टर आपका यहाँ से निकलता है। ये आपका IS 456 में जाइएगा, फिगर नंबर 4 और फिगर नंबर 5 में ये दिया हुआ है, ठीक है। खाली अभी ग्राफ देखिए, सब बताएंगे आपको कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, और कुछ एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, ठीक है। आई होप अब आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या होता है IS कोड और कैसे उसका एप्लीकेशन किया जाता है, ठीक है। चलिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।